हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस चैनल में डेली करंट अफेयर सीरीज में। आज हम पहले 1 अप्रैल का पहला वीडियो अपना अप्रैल माह का स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये मार्च का हम लोग सारा आपको डे टू डे के बेसिस पे वीडियोस प्रोवाइड कर चुके हैं, पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम के थ्रू दे चुके हैं। तो अब मार्च के जो भी महत्वपूर्ण 50, 75 या 100 क्वेश्चंस निकलेंगे उनको कंपाइल करके एक पीडीएफ बना के और एक वीडियो के फॉर्म में आपको दे देंगे। तो आपको मार्च का जो है वो पूरा का पूरा आपके पास एक वीडियो हो जाएगा, जो एग्जाम टाइम पे आप अगर देख लेंगे तो वो सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज अपने 1 तारीख के पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किन 2 देशों को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है। WHO ने 2 देशों को जो है वो मलेरिया मुक्त देशों के रूप में प्रमाणित किया है। आपको उन 2 देशों के नाम बताने हैं। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए अजरबैजान और कजाकिस्तान, ऑप्शन बी किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, ऑप्शन सी अजरबैजान और ताजिकिस्तान, और ऑप्शन डी किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी अजरबैजान और ताजिकिस्तान। ये WHO ने अभी अजरबैजान और ताजिकिस्तान को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है। ठीक है, मलेरिया उन्मूलन का प्रमाणन जो है वो WHO द्वारा देश की मलेरिया मुक्त स्थिति की आधिकारिक मान्यता है। ठीक है, जो ऑफिशियल डिक्लेरेशन है, ऑफिशियल जो रिकॉग्निशन है, ठीक है, वो WHO के प्रमाणन द्वारा ही मिलती है। ठीक है, कि WHO जब प्रमाणित कर दिएगा कि देश जो है वो मलेरिया मुक्त है, तभी उस देश को मलेरिया मुक्त माना जाएगा। ठीक है, और WHO ये करता कब है? तब करता है जब एनाफ्लीज मच्छरों द्वारा मलेरिया संचरण की श्रृंखला जो है वो कम से कम पिछले 3 लगातार वर्षों से देश भर में बाधित हुई हो। ठीक है, मलेरिया मच्छरों के द्वारा जो मलेरिया संचरण की श्रृंखला है वो कम से कम 3 साल और लगातार, ठीक है, कॉन्स्टेंटली। ऐसा नहीं कि 1 साल हुआ फिर 2 साल रुक गया फिर 2 साल हो गया, नहीं, 3 कॉन्स्टेंट ईयर्स आपको ये बाधित होनी चाहिए, तभी ये इसको मान्यता देगा। ठीक है, अजरबैजान में जो है वो लास्ट 2012 में और ताजिकिस्तान में 2014 में स्थानीय रूप से प्रसारित प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जिसको पी वाइवेक्स या पी विवेक्स भी बोलते हैं, इसका आखिरी मामला वहां पर पाया गया था। ठीक है, बाकी भारत ने जो अपना लक्ष्य रखा हुआ है वो रखा है कि 2027 तक मलेरिया मुक्त देश और उसके 3 साल तक 2030 तक मलेरिया उन्मूलन यहाँ पे कर देगा भारत। ठीक है, तो ये जो हो गया वो भारत के मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए हो गया, और बाकी ये अजरबैजान और ताजिकिस्तान आपके जो नए देश हो गए जिनको WHO ने मलेरिया मुक्त देश के रूप में घोषित कर दिया है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका फ्री सारा जो कंटेंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो फ्री पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम के थ्रू अवेलेबल है। ये टेलीग्राम का यूजर नेम है हमारा। बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और ये फ्री पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नए वीडियोस के बारे में टाइमली अपडेट मिलता रहे। बाकी ये हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है यहाँ पे। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई कंसर्न है, वो आप ईमेल के थ्रू हमें, टेलीग्राम के थ्रू, ठीक है, या वीडियो में ही कमेंट करके हमें आप बता सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेरीकल्चर, ठीक है, जिसको रेशम कीट पालन बोलते हैं, मेले का उद्घाटन किया है। ऑप्शंस आपके पास हैं, ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी बनारस, ऑप्शन सी गोरखपुर और ऑप्शन डी अम्बेडकर नगर। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन अभी कहाँ हुआ है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गोरखपुर। इस मेले का उद्घाटन जो है गोरखपुर में किया गया है। ठीक है, ये जो उत्सव का आयोजन हुआ है, इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया है कि रेशम कीट पालन गृह हेतु हितग्राहियों को अनुदान राशि का वितरण भी किया हुआ है। जो लोग रेशम कीट पालन में ऑलरेडी लगे हुए हैं, ठीक है, उनको अनुदान राशि का भी वितरण किया है। इसके अलावा कुछ यूपी से रिलेटेड हमने डेटा लिखा हुआ है। यूपी जो है वो भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर फसल की बात नहीं हो रही है, टोटल खाद्यान्न की बात हो रही है। तो खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है क्या है, वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में भारत की कुल खेती योग्य भूमि जो है उसका 11% भाग अकेले उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में 20% का योगदान जो है वो उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में 9 जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। बाकी अभी हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क, जो भी हाल में घोषणा की गई थी, जिसमें 500 करोड़ की राशि और 300 करोड़ का इंसेंटिव था। तो ऐसे ही एक टेक्सटाइल पार्क को
हरदोई में लगाए जाने की घोषणा की हुई है। तो ये यूपी के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही, बाकी कभी आपसे मिलाने के लिए या कभी डिटेल्स में आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं मैं कि यूपी ट्रिपल एससी का वन दरोगा भर्ती परीक्षा भी चल रही है, ठीक है। तो उसका हम पूरे का पूरा पीडीएफ के पूरा वीडियोस के थ्रू और पीडीएफ के थ्रू, फ्री पीडीएफ के थ्रू उस पूरे चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो भी आप वीडियोस वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्वच्छोत्सव 2023 के तहत अक्टूबर 2024 तक कितने शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 1200, ऑप्शन सी 1300 और ऑप्शन डी 1500। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए 1000। ये सरकार का लक्ष्य है कि अक्टूबर 2024 तक देश के 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बना दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके ये जो योजना है वो केंद्रीय शहरी आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की योजना है, ठीक है। इसमें शहरी भारत जो है, अभी इन्होंने डिटेल शेयर की है कि शहरी भारत जो है, अर्बन इंडिया जो है, वो खुले में शौच से मुक्त है, ओडीएफ है, ओडीएफ। ओडीएफ को हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में शौच से मुक्त। तो अर्बन जो इंडिया है वो पूरी तरह से खुले में शौच से मुक्त हो गया है, ठीक। अब इन्होंने इसी ओडीएफ के बाद कुछ एक्स्ट्रा गोल्स रखे हैं, ठीक है। जितने भी भारत में 4715 शहरी स्थानीय निकाय हैं, अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक, ये पूरी तरह से ओडीएफ हैं, पूरी तरह से खुले में शौच से मुक्त हैं, ठीक। जिसमें जो है 3547 से अधिक ओडीएफ जो है, अर्बन लोकल बॉडीज हैं, वो ओडीएफ फ्री है। और ओडीएफ की एक फिर रिवाइज्ड कैटेगरी है ओडीएफ प्लस, तो वो ओडीएफ प्लस कैटेगरी में है। और 1191 अर्बन लोकल बॉडीज जो हैं वो ओडीएफ प्लस प्लस की श्रेणी में है। अभी देख लेते हैं कि ये ओडीएफ प्लस और ओडीएफ प्लस प्लस क्या होता है, ठीक है। ये देख लेते हैं पहले इसको। ये ओडीएफ जो है, ओडीएफ क्षेत्र ऐसे क्षेत्र को बोलते हैं जहां किसी दिन किसी भी समय एक भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं करता है, ठीक है। ओडीएफ का सिंपल सा टारगेट है कि कोई भी व्यक्ति दिन में किसी भी समय खुले में शौच नहीं करेगा। अगर किसी स्थान ने इस तरह की व्यवस्था कर ली है तो उस क्षेत्र को, उस स्थान को ओडीएफ क्षेत्र बोल दिया जाता है। उसके बाद फिर आता है ओडीएफ प्लस क्षेत्र। ओडीएफ प्लस क्षेत्र में पहले तो वही कि किसी दिन के किसी भी समय कोई भी व्यक्ति खुले में शौच या पेशाब नहीं करता, यूरिनेट नहीं करता है, ठीक है, एक। और दूसरा, सभी सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय जो हैं वो कार्यात्मक हैं, अच्छी तरह से बने हुए हैं, ठीक है। पब्लिक टॉयलेट्स और कम्युनिटी टॉयलेट्स जो हैं वो सभी फंक्शनल हैं और अच्छी तरह से बने हुए हैं। अगर ये चीज भी किसी क्षेत्र में हो गई है तो वैसे क्षेत्र को ओडीएफ प्लस क्षेत्र बोलते हैं, ठीक। फिर उसके बाद से आता है ओडीएफ प्लस प्लस क्षेत्र। तो ओडीएफ क्षेत्र के जो लक्ष्य थे वो ओडीएफ प्लस में आ गए। ओडीएफ प्लस के जो लक्ष्य है वो ओडीएफ प्लस प्लस में आ जाएंगे। प्लस एक एक्स्ट्रा चीज और क्या होगा कि मल, उसके बाद से कीचड़ या सेप्टेज और सीवेज को सुरक्षित रूप से प्रबंधित और उपचारित किया जाता है, मैनेज किया जाता है और ट्रीट किया जाता है, जिसमें नालियों, जल निकायों या खुले क्षेत्र में अनुपचारित मल, अनुपचारित जो है अनट्रीटेड मल या कीचड़ या सेप्टेज और सीवेज का कोई निर्वहन या डंपिंग नहीं होती है, ठीक है। जितना भी सीवेज है, कीचड़ है, सेप्टेज है, सभी को क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है और सभी को ट्रीट किया जाता है, ठीक है। इनको खुले में डंप नहीं किया जाता है। तो अगर ऐसा किसी क्षेत्र ने लक्ष्य हासिल कर लिया है तो उस क्षेत्र को हम क्या करते हैं, ओडीएफ प्लस प्लस की श्रेणी में डाल देते हैं, ठीक है। तो ये ओडीएफ के हो गए, ओडीएफ, ओडीएफ प्लस और ओडीएफ प्लस प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल में सरकार ने पेम्ब्रोलिजुमाब कीट्रूडा, ठीक है, इस मेडिसिन का नाम है पेम्ब्रोलिजुमाब या कीट्रूडा दवा को बुनियादी सीमा शुल्क से पूर्ण छूट दे दी है, ठीक है। भारत सरकार ने अभी इस दवा को बुनियादी सीमा शुल्क से पूर्ण रूप से छूट दे दी है, ठीक है। इस दवा का उपयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है, आपको बीमारी का नाम बताना है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए मधुमेह, ऑप्शन बी रक्तचाप, ऑप्शन सी कैंसर और ऑप्शन डी अल्जाइमर। मधुमेह जो होता है डायबिटीज को बोलते हैं, रक्तचाप जो होता है वो ब्लड प्रेशर को बोलते हैं, कैंसर आप लोग जानते ही हैं, और अल्जाइमर होती है जिसमें व्यक्ति को भूलने की बीमारी होने लगती है। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है, कैंसर। ये कैंसर के विभिन्न रूपों को में ये उपयोग में आने वाली दवा है, ठीक है। एक ये
बहुत उपयोगी दवा है, ठीक है। और इसको अभी इन्होंने सीमा शुल्क से, बुनियादी सीमा शुल्क से पूर्ण छूट दे दी है, ठीक। इसके साथ साथ सरकार ने क्या किया है कि दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं, ठीक है, जो मेडिसिन यूज होती हैं और उसके लिए जो स्पेसिफिक फूड है उस पर लगने वाले बुनियादी सीमा शुल्क में पूर्ण छूट दे दी है, ठीक है। लेकिन ये किनको मिली है? जो निजी उपयोग के लिए ऐसी दवाओं को आयात करेंगे, ठीक है। ये आयातित लिखा है, आयात, ठीक, ये आयात है। तो ऐसी दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा और कोई अगर स्पेसिफिक फूड है तो उसमें लगने वाले बुनियादी सीमा शुल्क में पूर्ण छूट दे दी है। शर्त यही है कि ये निजी उपयोग के लिए आयात की जाएंगी। उसके अलावा इस पे आयात शुल्क में ये छूट जो होगी वो 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगी। अब आप दुर्लभ बीमारी किनको बोलेंगे? तो एक केंद्र सरकार की नीति है राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021। इस नीति में जो भी सूचीबद्ध दुर्लभ रोग हैं उन सभी के उपचार के लिए आयातित औषधियां और खाद्य सामग्री जो है वो इसमें शामिल होगी और उन सब पर कोई भी किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगेगा। देखते हैं। और आमतौर पर दवा पर सीमा शुल्क जो होता है वो 10% लगता है, जबकि जीवन रक्षक जो दवाई होती है, लाइफ सेविंग जो मेडिसिन होती हैं और कुछ वैक्सीन होती हैं, उनकी कुछ श्रेणियों पर 5% या शून्य जो है शुल्क होता है। यूजुअली 10% इन पे सीमा शुल्क होता है, ठीक है। बाकी कुछ स्पेशल श्रेणी है जिनमें ये 5% होता है या शून्य होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। इस छूट का लाभ उठाने के लिए, ये जो बुनियादी सीमा शुल्क में छूट है उस छूट का लाभ उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आयातक को केंद्रीय या राज्य निदेशक स्वास्थ्य सेवा, ठीक है, राज्य निदेशक स्वास्थ्य सेवा, ठीक है, स्टेट डायरेक्टर हेल्थ सर्विस या सेंट्रल डायरेक्टर हेल्थ सर्विस या जिले के जिला चिकित्सा अधिकारी, ठीक है, जिले के जिला चिकित्सा अधिकारी या सिविल सर्जन द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। उसको एक प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट देना होगा कि ये ट्रीटमेंट उसका चल रहा है और इस ट्रीटमेंट के लिए उसको ये दवाओं को आयात करने की आवश्यकता है, ठीक है। अच्छा, इसके पहले भी सरकार जो है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी या डूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के इलाज के लिए भी दवाओं के लिए ये सीमा शुल्क में छूट दे रहा था, ठीक। अच्छा, एक चीज देख लेते हैं, बुनियादी सीमा शुल्क किसको बोलते हैं, ठीक है, BCD बुनियादी सीमा शुल्क, ठीक है, इसको बोलते हैं। यह सीमा शुल्क अधिनियम जो है, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत लगाए जाने वाला एक प्रकार का आयात शुल्क होता है, ठीक है। बुनियादी सीमा शुल्क जो है वो एक प्रकार का आयात शुल्क है और इसके किसके तरफ परिभाषित है? सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत ये लगाया जाता है, ठीक है। तो ये जो दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित लोग हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा समाचार है, ठीक है। उनके इलाज के जो खर्चे हैं वो इससे काफी हद तक जो है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में इसरो द्वारा पृथ्वी की तस्वीरें जारी की गई। इसरो ने अभी कोई पृथ्वी की कुछ जो है वो तस्वीरें जारी की हैं। यह तस्वीरें इसरो के किस उपग्रह द्वारा ली गई हैं? इसरो के ही अपने उपग्रह द्वारा ली गई हैं। तो आपको बताना है कि ये तस्वीरें किस उपग्रह द्वारा ली गई हैं। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए EOS-01, ऑप्शन बी EOS-06, ऑप्शन सी EOS-04 और ऑप्शन डी EOS-02। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी EOS-06। इस उपग्रह द्वारा ये तस्वीरें ली गई हैं और इन्होंने, इसरो ने वो तस्वीरें अभी हाल में जारी की हुई हैं, ठीक है। ये जो उपग्रह है EOS-6 जो है ये तीसरी पीढ़ी का, 3rd जनरेशन का उपग्रह है। ओशनसेट उपग्रह सीरीज है एक भारत सरकार की, जिसमें इसके तहत इस उपग्रह को 26 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। इसके तहत क्या कर रहे हैं हम लोग? समुद्र का रंग, समुद्र की सतह के तापमान और समुद्र से ही आदि जुड़ी हुई चीजों के लिए, ओशनोग्राफी के लिए बेसिकली ये काम कर रहा है और इसी ने ये अभी चित्र जो है वो रिलीज किए हैं, इसरो ने इसको पब्लिश किया हुआ है। तो आज क्वेश्चंस में हमारे पास इतना ही है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी देख लेते हैं। सऊदी अरब जो है संघाई सहयोग संगठन SCO, जिसके अभी हम लोगों ने कल के वीडियो में डिस्कस किया था, अभी भारत की नई दिल्ली में संघाई सहयोग संगठन के जो है देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उनकी मीटिंग हुई है। तो इस संघाई सहयोग संगठन में सऊदी अरब एक संवाद भागीदार के रूप में शामिल हो गया है। संवाद भागीदार या डायलॉग पार्टनर। तो अब सऊदी अरब भी इसका डायलॉग पार्टनर हो गया है, ठीक है। बाकी संघाई सहयोग संगठन पे हम ऑलरेडी मार्च में एक वीडियो दे चुके हैं, ठीक है। तो जब उसको कंपाइल करेंगे तो उसमें ये सऊदी अरब का नया नाम भी उसमें ऐड कर देंगे और पूरी क्यूमुलेटिव जो इंफॉर्मेशन है अब तक वो सारी की सारी उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा फैक्ट है, UAE के नए उपराष्ट्रपति अभी नियुक्त हुए हैं। इनका नाम है शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान, ठीक है। ये UAE के नए राष्ट्रपति
उत्सव हुए, उपराष्ट्रपति सॉरी उत्सव जो है वो नियुक्त हुए। ठीक है, तीसरा जो है वो है यांगली उत्सव। अभी हाल में ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये असम से संबंधित, असम की एक ट्राइब है जिसको टीवा ट्राइब बोलते हैं, ठीक है, उनका ये यांगली उत्सव है। और जो इस समय जो उपज की कटाई चल रही है, तो उसकी कटाई को कि हमारे पास अच्छी जो फसल हो, उसके संबंध में इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस टाइम पे कई देशों, कई राज्यों में अलग अलग तरह के उत्सव मनाए जाते हैं। उसी में एक यांगली उत्सव है जो असम से संबंधित है। बाकी वाइकोम सत्याग्रह जो है, इसकी अभी केरल सरकार ने और जो तमिलनाडु सरकार है, उन लोगों ने वाइकोम सत्याग्रह की जो एनिवर्सरी है वो मनाने की घोषणा की है। तो वाइकोम सत्याग्रह जो है वो, वाइकोम एक जगह है त्रावणकोर केरल में, त्रावणकोर केरल का एक गांव है वाइकोम, वहां पे ये चलाया गया था। और इसका जो मूल उद्देश्य था वो था जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने के लिए। एक्चुअल में क्या था कि वहां पे एक मंदिर था शंकर जी का, ठीक है, उस मंदिर पे जाने से लोगों को रोका जाता था, ठीक है, जो निम्न जाति के लोग थे या जिनको अस्पृश्य समझा जाता था, ठीक है, उन लोगों को वहां पे सड़क पे नहीं निकलने देते थे उस सड़क के थ्रू। तो उन लोगों ने सबसे पहले तो उसी सड़क पे मार्च निकाला अपना, और करीब ये जो आंदोलन है वो करीब 2 साल तक चला, और ये जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने के लिए चलाया गया था। ठीक है, तो ये आज के करंट में हमारे पास इतना ही है। ठीक है, जो भी कंटेंट हमने आपसे डिस्कस किया है आज, वो आपको कैसा लगा वो आप प्लीज हमें लाइक करके कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहे। बाकी टेलीग्राम के थ्रू आप PDF ले सकते हैं, ईमेल के थ्रू आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही। बाकी कल मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।